everyone, welcome to our channel ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे 14 और 15 दिसंबर 2 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं। हालांकि आयोग जो है ना 1 दिसंबर का डेट निकाला था, फिर उसको चेंज करके 15 दिसंबर किया और फिर 15 दिसंबर को देखा कि एग्ज़ाम सेंटर्स पर भीड़ है, खाली नहीं है, तो फिर एक दिन पहले भी कर दिए 14 और 15 दिसंबर। ठीक है, तो आप लोगों के एडमिट कार्ड पर ऑलरेडी जब आएगा ना आप लोगों का एडमिट कार्ड, तो उस पर लिखा रहेगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम 14 तारीख को है या फिर 15 तारीख को। मुझे नहीं लगता है कि अब एग्ज़ाम डेट में चेंज होगा। अगर चेंज होता भी है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्रेशर नहीं लेना है, आराम से अपनी तैयारी पर फोकस करना है। फॉर्म फिलअप लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन सिलेक्ट कुछ ही लोग हो पाते हैं। कौन कौन सी गलतियाँ जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका सीटेट क्रैक नहीं हो पाता है, उन सभी गलतियों पर आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। उर्दू का सिलेबस, जैसा कि आप सभी लोग, आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर ही लिया होगा। 16 अक्टूबर लास्ट डेट था, और अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख कर ज़रूर बता दें। और फिलहाल आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम सीटेट दिसंबर 2024 के उर्दू का सिलेबस बताएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप हमें ये बताएं कि उर्दू में हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करें कि 30 में 30 हम लोग का आ जाए, मतलब 30 में 30 सही हो जाए उर्दू में। ठीक है, तो इसी पर डिस्कस होने वाला है कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। सिलेबस तो आप लोगों को कोई भी बता देगा, आप सिलेबस जानते भी होंगे, लेकिन आप उर्दू में कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ये हर एक चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बिना स्किप किए कंप्लीट देखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लोग फटाफट लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और उसके बाद से वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक काम ज़रूर करें कि आप वीडियो को जो है ना स्टेटस में लगा दें, ताकि आप लोग के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो इस चीज़ से मतलब परे हैं, मतलब कि उन्हें पता नहीं है कि सीटेट में उर्दू की तैयारी कैसे की जाती है, किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए हमारे का खुद का अनुभव है, मैं खुद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना, सीटेट के एग्ज़ाम में उर्दू में आप कैसे 30 में 30 ला सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सभी लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए ताकि सभी लोगों को हेल्प हो। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ध्यान रहे कि ये कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है, ये एक सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये एक क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पात्रता परीक्षा है। तो ज़्यादा टफ लेने की ज़रूरत नहीं है इसको कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और ज़्यादा हल्का भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको क्रैक भी करना है, तभी आप टीचर बनने के सफ़र में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ का तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर आप हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। यानी कि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा। 150 क्वेश्चन यानी कि 150 मार्क्स। 150 मिनट भी आप लोगों को मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को 150 मिनट। और फिर सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ऑफलाइन मोड में होने वाला है एग्ज़ाम, यानी कि पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं है, सीबीटी मोड में नहीं होगा, कंप्यूटर पर नहीं होने वाला है। और बहुत सारे लोगों को सीबीटी मोड में उतना कंफर्टेबल फील भी नहीं होता है, तो ये एक खुशी की बात है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, और आप पेन से भरेंगे। ठीक है, तो सभी को इसी में कंफर्टेबल फील होता है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और उसके बाद से इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट आप यूँ कह सकते हैं, सबसे बड़ी जो है ना आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके समय जो है ना निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। हालांकि निगेटिव मार्किंग रखा गया था, अभी हटा दिया गया है। तो ये पता है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको आप लोग लूज़ कर दिए हैं तो समझिए कि फिर आगे चलकर निगेटिव मार्किंग लग भी सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों का तुक्का काम आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जी भर के, मतलब जो क्वेश्चन आपसे बन जाता है
मतलब जो जिस पर आप 100% कंफर्म है कि हाँ ये इसका आंसर सही है, उसको तो आप लोग लगा ही सकते हैं। लेकिन जिस पर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। अब वो आपके डेस्टिनी पर डिपेंड करता है कि आप जो तुक्का लगाए हैं वो कितना सही होता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है तुक्का लगा दिया करें। हो सकता है कि आप लोगों का डेस्टिनी अच्छा हो तो तुक्का सही भी हो जाए। और तुक्का लगाने का भी तरीका होता है, सही तरीके से अगर आप तुक्का लगाएंगे तो ऑफकोर्स आप लोगों के मार्क्स में इंक्रीजमेंट भी होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। मतलब कि ये तो आप चाहे पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हो, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के और 150 मिनट आप लोगों को मिलेगा। ऑफलाइन मोड में ही होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर 1 कौन दे सकते हैं, बीटीसी वाले यानी कि डीएलएड जिन्होंने किया है वो पेपर 1 दे सकते हैं। और पेपर 1 क्लियर करके वो एक प्राइमरी लेवल के टीचर बनेंगे, यानी कि 1 to 5 के टीचर आप बनेंगे। ठीक है ना। अगर आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि पेपर 2 का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए कितना, बीएड, मतलब आप बीएड किए होने चाहिए तभी आप पेपर 2 दे सकते हैं। और पेपर 2 का एग्ज़ाम क्लियर करके आप जो है ना जूनियर लेवल के टीचर बनेंगे, यानी कि 6 to 8। ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिलहाल मोटा मोटी मैं बता ही देती हूँ। 30 क्वेश्चन सीडीपी का रहेगा, 30 क्वेश्चन ईवीएस का रहेगा, 30 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2। यहाँ पर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको चुनने की आज़ादी है, आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं। लेकिन दोनों लैंग्वेज में एक ही भाषा आप नहीं चुन सकते। मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आपने उर्दू चूज़ कर लिया और लैंग्वेज 2 में भी आप लोग उर्दू चूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये असंभव है। लैंग्वेज 1 में आपने उर्दू चुना है तो लैंग्वेज 2 में दूसरा कोई लैंग्वेज चुनना होगा। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज 2 में उर्दू चुना है तो लैंग्वेज 1 में कोई दूसरा लैंग्वेज चुनना होगा, भाषा चुनना होगा। तो चाहे आप लैंग्वेज 1 में उर्दू लिए हो या फिर लैंग्वेज 2 में उर्दू लिए हो, ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे लैंग्वेज 1 में ले या फिर लैंग्वेज 2 में ले। लेकिन सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है, सिलेबस तो सेम ही होता है, चाहे पेपर 1 की बात हो या फिर पेपर 2 की बात हो। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। वही जिस तरह से 30 क्वेश्चन सीडीपी में रहता है पेपर 1 में, उसी तरीके से पेपर 2 में भी 30 क्वेश्चन सीडीपी का होता है। लेकिन बदलाव आता है यहाँ पर, जो 30 क्वेश्चन ईवीएस और मैथ के पूछे जाते हैं वो एक दूसरे मतलब ये कंबाइन हो जाते हैं। और 60 क्वेश्चन जो है ना, या तो साइंस से पूछा जाएगा नहीं तो एसएसटी से पूछा जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से किया है तो फिर साइंस से क्वेश्चन रहेंगे 60, और अगर आपने ग्रेजुएशन एसएसटी से किया है तो फिर एसएसटी से 60 क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे मतलब पेपर 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही हो जाता है, 60 क्वेश्चन एक जगह से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। बाकी उसी तरीके से रहता है 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2, जिस तरह पेपर 1 में है। और आप लोग को लैंग्वेज चुनने की आज़ादी है, कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। लैंग्वेज 1 में अगर आप उर्दू लेते हैं तो लैंग्वेज 2 में दूसरा लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज 2 में उर्दू लेते हैं तो लैंग्वेज 1 में दूसरा लैंग्वेज। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हो गया। अब चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, ठीक है, लैंग्वेज 1 में चाहे आप लोगों ने उर्दू लिया हो चाहे लैंग्वेज 2 में उर्दू लिया हो, सिलेबस क्या होता है यहाँ पर आप समझ लीजिए। और उसके बाद से कैसे आप तैयारी करेंगे, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, ये इस पर हम लोग लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि उर्दू से 30 क्वेश्चन आता है, मतलब कि चाहे उर्दू आप लैंग्वेज 1 में लिए हो चाहे लैंग्वेज 2 में लिए हो, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है, उर्दू से तो 30 ही क्वेश्चन रहेगा। और ये जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 2 जगह से पूछे जाते हैं, यानी कि उर्दू को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है लैंग्वेज कंप्रेशन और दूसरा है उर्दू पेडागोजी। ध्यान दीजिए, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, इसमें से 15 क्वेश्चन लैंग्वेज कंप्रेशन से आता है, 15 क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट होता है 91 नंबर क्वेश्चन से। 91 से लेके 105 तक जो ये क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज कंप्रेशन से पूछा जाता है। ठीक है ना। और 106 से लेकर 120 तक जो क्वेश्चन होता है वो उर्दू पेडागोजी से होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है उर्दू में वो हो जाता है उर्दू पेडागोजी, क्योंकि लैंग्वेज कंप्रेशन से वही पूछा जाता है जो कि एकदम आसान होता है, गद्यांश और पद्यांश हिंदी में कहते हैं और उर्दू में इबारत और शेर कहते हैं। देखिए, कहेगा कि दर्ज झैल इबारत को पढ़कर जो सवाल पूछे गए हैं उस सवालों का जवाब दीजिए। ठीक है। और इबारत से रिलेटेड 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक शेर से पूछा जाता है, मतलब कि कुछ अशआर दे देगा नीचे और कहेगा कि इस अशआर को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब दीजिए। ठीक है। तो शेर से मतलब 6 क्वेश्चन और इबारत से 9 क्वेश्चन, तो 9 6 15 हो जा रहा है ना, यानी कि 91 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज कंप्रेशन से होता है। यानी कि इबारत दे देगा आपको, यानी कि गद्यांश दे देगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि उसको पढ़िए गद्यांश को और फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब दीजिए। ठीक है।
तो इबारत से 9 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि नीचे 9 क्वेश्चन रहेगा। गद्यांश को पढ़कर 9 सवालों का जवाब देना होगा। और उसके बाद से शेर से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि कुछ अशआर दे देगा आपको और कहेगा कि शेर को पढ़िए और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब दीजिए। तो उसमें 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो शेर को पढ़ना होता है आपको और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब देना होता है। तो 6 क्वेश्चन उसका, तो 9 6 15, 91 से लेकर 105 हो गया। तो ये एकदम आसान हो जाता है, मतलब इसमें तो आप लोगों का 15 में 15 फिक्स है, 15 में 15 आप सही कर सकते हैं, एकदम ये आसान होता है, ठीक है। जो मेन बात आती है वो है उर्दू पेडागोजी की, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है। 15 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक। अब यही टफ हो जाता है क्योंकि 15 में 15 अगर आप लोगों को लाना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब उर्दू पेडागोजी की क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है उर्दू पेडागोजी में जिसको आप लोगों को कवर करके रखने हैं, तभी जाकर आप लोगों को 15 में 15 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, ज़ुबान की आमोजिश और हुसूलियाबी, सबसे पहला टॉपिक, यानी कि भाषा, अधिगम और अर्जन, ठीक है। इसको हिंदी में भी, लैंग्वेज अगर आपने हिंदी लिया होगा तो हिंदी में भी पढ़ना होगा आपको। लैंग्वेज बस चेंज हो जाता है, बाकी थ्योरी तो वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो भाषा, अधिगम और अर्जन, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, लर्निंग, ठीक है। तो इसमें भाषा का अधिगम और अर्जन, ये पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद से ज़ुबान की तदरीस के उसूल व तरीके, यानी कि ज़बान, भाषा की टीचिंग के उसूल क्या क्या है, तरीके क्या क्या है, प्रिंसिपल्स को आपको जो है ना इसमें पढ़ना होता है। भाषा की टीचिंग के उसूल व तरीके, ठीक है। हो सकता है कि आप ये सिलेबस देख लिए हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो मैं फटाफट आप लोगों को बता ही देती हूँ। सुनने और बोलने का किरदार, सुनने, बोलने और पढ़ने का किरदार क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ये आप लोगों को पढ़ना होता है इस टॉपिक में। कसीर लिसानी जमात में ज़ुबान की तदरीस के मसाइल, ज़ुबान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नकाइस, मतलब कि ज़ुबान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नकाइस यानी कि नुक्स को इसमें पढ़ना होता है। ज़ुबानी महारतें यानी कि लैंग्वेज स्किल्स, ये जो एक टॉपिक है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ज़ुबान की तफ़हीम और सलाहियत का अंदाज़ा कद्र, तदरीसी आमोजशी मवाद, इस्लाही तदरीस, तदरीस ज़ुबान के उसूल, यानी कि जो आप टीचिंग, ज़ुबान की टीचिंग करेंगे, आप फ्यूचर में टीचर आप बनने वाले हैं, तो फिर उस टीचर का ज़ुबान का जो उसूल होता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे, टीचर हैं तो फिर आपको सोच समझ कर बोलना होगा, ठीक है। तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो कौन कौन से उसूल व तरीके होते हैं इसमें आप लोगों को पढ़ने हैं। बुनियादी इस्तिलाहात, कौमी दरसियात का खाका 2005, यानी कि NCF 2005 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हक़ की तालीम का एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो है वो आप लोग को पढ़ना होता है। तो हो सकता है कि सिलेबस आप लोग पहले से जान रहे हों। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप उर्दू की तैयारी करेंगे, क्या सही तरीका है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म तो लाखों की संख्या में गिरते हैं, सिलेक्ट कुछ ही लोग हो पाते हैं, तो कौन सा वो फार्मूला अपनाते हैं। और इन माय एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को उर्दू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस पर हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही दिशा में होनी चाहिए, एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, और कहीं एक जगह जुड़कर आप तैयारी करें, ठीक है। कहीं कभी इधर कभी उधर कभी इधर नहीं, एक जगह जुड़े और दबा कर मेहनत करें, एक दिशा में मेहनत करें। अब सिंपली यहाँ पर बात सुनिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET का जो एग्ज़ाम है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सिलेबस से बाहर नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे जाते हैं। जो आयोग ने सिलेबस जारी कर दिया है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप सिलेबस से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, जो सिलेबस दिया गया है ना वही सिलेबस को कवर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद से आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, देखिए सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। आगे बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की, यानी कि PYQs। अब मैं ये बोल दी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, तो अब ये नहीं कि पिछले जितने भी CTET का एग्ज़ाम हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन पेपर उठा लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, देखें अभी तो अप्रॉक्स मान लेते हैं आप लोग के पास 50 दिन है एग्ज़ाम में, ठीक है, 50 डेज़, ठीक है। इन 50 दिन में आप कुछ का टॉपिक तो कवर कर ही लिए होंगे पहले से ही, और ये जो बचा 50 दिन है ना, इसमें पहले जो 30 दिन है ना, 30 दिन में आप जो भी थ्योरी को समझना है वो आप थ्योरी को कंप्लीट कर ले, और बचेगा जो 20 दिन उसमें दबाकर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQs कीजिएगा और उसके बाद से MCQs कीजिएगा और हो सकेगा तो मॉक टेस्ट भी 1-2 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए आपको क्या करना है, 50 दिन बचा हुआ है, सिलेबस आप लोग ऑलरेडी देख लिए हैं और सिलेबस देखने के बाद एक बार मैं ज़रूर कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा कर देखें। अब सब पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखने की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कोई एक क्वेश्चन पेपर उठाइए, पिछला कोई भी एग्ज़ाम हुआ है एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसमें आप देख लीजिए कि जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो आपका सिलेबस है, उससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले CTET के एग्ज़ाम में। ये देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए कि हाँ किस किस तरीके से सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर काम ख़त्म। अब आप उसको रख दीजिए। अब सबसे पहले सिलेबस जितना भी थ्योरी है उसको कवर कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पर समझिए कि आप लोग गलतियाँ कौन कौन सी करते हैं जिसकी वजह से आप लोग का CTET क्रैक नहीं हो पाता है और उर्दू में 30 में 30 आपका आ नहीं पाता है। समझिए यहाँ पर सबसे पहली गलती कि आप आउट ऑफ सिलेबस जाकर तैयारी करते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होता है। बहुत सारी बुक्स हैं और जहाँ पर मान लेते हैं आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि CTET के सिलेबस से बिल्कुल बाहर हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान ज़रूर दें कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो CTET के सिलेबस के अंडर में हो, ठीक है ना। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। और दूसरी गलती जो आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कि CTET का एग्ज़ाम है, चलो जितना MCQs है सारा का सारा MCQs लगाओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लेते हैं कि रट्टा मार लिए, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबका रट्टा मार लिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछे, थोड़ा बहुत बदलाव करके पूछा जाता है, ठीक है, और उसी से क्वेश्चन का आंसर भी बदल जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। थ्योरी को समझे रहेंगे तो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा कर पूछे आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये दूसरी गलती नहीं करनी है। आपको MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे अभी नहीं भागना है, अभी आपको थ्योरी को कवर करना है, जितना भी सिलेबस है उसको कवर करना है, थ्योरी को समझना है और तब जाकर आप लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, MCQs करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तीसरी गलती जो आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये कि उर्दू ग्रामर, भाई चलो स्टार्ट कर दो उर्दू ग्रामर पढ़ना, जबकि आपको पता होना चाहिए कि CTET के एग्ज़ाम में उर्दू ग्रामर का कोई वैल्यू नहीं है। उर्दू ग्रामर से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके अलावा उर्दू ग्रामर का कोई ठिकाना नहीं है। CTET के एग्ज़ाम में कोई वैल्यू नहीं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि उर्दू ग्रामर पर आप टूट नहीं पड़िएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि उर्दू ग्रामर को, उर्दू क़वायद को इतना ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि सारा का सारा क्वेश्चन CTET के एग्ज़ाम में उर्दू क़वायद से ही पूछे जाने वाले हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो सिलेबस यहाँ पर मैं लिख दी हूँ इसी को कवर करना है और बाकी लैंग्वेज कंप्रेशन से आप आसानी से 15 क्वेश्चन का 15 मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो भी है ये 15 क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रामर के ऊपर मत भागिएगा। हाँ, थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए आपको, लेकिन ग्रामर में ये नहीं कि डूब जाए। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि अभी थ्योरी को समझना है, सिलेबस को कवर करना है और लास्ट में आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और MCQs करने हैं और तब जाकर आप लोग की तैयारी जो है ना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाने वाली है और तब आप लोग जाकर CTET के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी को समझा है, सिलेबस को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और CTET दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए। इस बार तो CTET क्रैक करके ही रहना है और जो गलतियों को मैंने आपको बताया वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर बता दें ताकि हमें भी तसल्ली हो, संतुष्टि हो कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आई है। और बाकी वीडियो को शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके ताकि सभी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और चैनल पर नए नए आए हैं अगर आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि इसका PDF जो है ना टेलीग्राम ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, जो ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग CTET दिसंबर 2024 के लिए उर्दू का सिलेबस जाने, ऑफ कोर्स पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए
और मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस थे, मुझे लगा कि हाँ आप लोग सबसे ज़्यादा कहाँ गलती करते हैं वो गलती आपको बता दी जाए। और फिर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि अभी आप लोग को MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। अभी आप थ्योरी को समझें, सिलेबस को कंप्लीट करें और तब लास्ट में जो 20 दिन बचेंगे उसमें आप लोग MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।